नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक हादसे से जुड़ी हुई खबर के साथ में। नेपाल में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 40 भारतीय यात्रियों को लेकर जा रही एक बस तनहुन जिले में एक नदी में गिर गई और जानकारी के मुताबिक यूपी नंबर की ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और खबर यह है कि हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। गोरखपुर की रजिस्टर्ड बस यहां से यात्रियों को लेकर नेपाल की तरफ गई थी और बस में सवार यात्री महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं और नेपाल पुलिस ने हादसे की पुष्टि भी की है। और पुलिस के मुताबिक यूपी नंबर की यह बस है 53FT7623, ये नंबर प्लेट है बस का, और बस नदी में गिर गई और हादसा करीब 11:30 बजे के करीब हुआ है। और हादसे के बाद में फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें कई यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। उधर यूपी में महाराजगंज जिले के एसडीएम और साथ ही एडीएम को नेपाल भेजा जा रहा है। रेस्क्यू में अब तक 16 घायल लोगों को बचाया गया है और इलाज के लिए भेजा गया। अब मैप ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर हादसा हुआ कहां है। दरअसल बस पोखरा से काठमांडू की तरफ रवाना हुई हो गया। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, ये बस यूपी से रवाना हुई और उसके बाद में काठमांडू जा रही थी। श्रद्धालु इसके अंदर सवार थे। 40 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिनमें से 14 की मौत हो गई है। 16 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ग्राफिक्स और मैप के जरिए आप देखिए कि हादसा कहां पर हुआ था। ये लोकेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ता बेहद खराब था। बरसात हो रही है, बरसात का सीजन है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं और जिस नदी में बस गिरी वो भी अपने उफान पर थी। पानी का लेवल बहुत ज्यादा था और ऐसे में 14 लोगों की जान चली गई। और बस हादसे पर यूपी के रिलीफ कमिश्नर का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम नेपाल से संपर्क कर रहे हैं। तो कमिश्नर की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने ये जानकारी दी कि नेपाल से संपर्क में है। यूपी के कितने लोग हैं ये भी जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही जिन लोगों की मौत हो गई है उनकी भी पहचान की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस नदी के अंदर है और शुरुआत में कोशिश की गई लोगों को बाहर निकालने की, बचाई जा सकी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है और अब होगी। परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर 8,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों के एक हो रही थी और साथ ही दोपहर 3 बजे तक ये परीक्षा होगी, जिसमें स्टूडेंट्स का कहना है कुछ का कि पेपर बहुत आसान था, कुछ ने कहा कि पेपर बहुत टफ था और 2 पालियों में ये पेपर होगा और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कल ही तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं सेंट्रल डिग्री कॉलेज में खड़ा हूं और गोरखपुर में जो अभ्यर्थी हैं वो जो है चंदौली, वाराणसी, भदोही, बलिया, इन जिलों से यहां पे आए हुए हैं और इन जिलों के अभ्यर्थियों के जाने के इंतजाम भी रोडवेज। कोई विषय कठिन लगा? कठिन था लेकिन अच्छा था। कौन सा कठिन था? मैथमेटिक्स कठिन था थोड़ा, लेकिन अच्छा कठिन था। अरे कैसा रहा पेपर? कुछ बढ़िया हुआ। क्या लग रहा है आज पेपर देखा? अच्छा ही नहीं। कुछ कठिन रहा? कुछ नहीं, कठिन नहीं था। कठिन नहीं था। कैसा रहा पेपर? हो ठीक रहा। कुछ कठिन था? नहीं, कठिन नहीं था। एग्जाम के बाद में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बता सकती कैसा था पेपर? बहुत अच्छा पेपर था, बहुत ही अच्छा आया। अच्छा, अंदर इंतजाम कैसे थे? चेकिंग के, फ्रिस्किंग के? चेकिंग के बहुत ही एक्स्ट्रा दिया गया था 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट दिए गए। 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था। आप कमरे में सीसीटीवी, आपको लग रहा है कि अच्छी परीक्षा हुई है? बहुत ही अच्छी परीक्षा हुई। अच्छा, अंदर इंतजाम कैसे थे? अच्छा के इंतजाम कैसे थे? चेकिंग वगैरह? चेकिंग बहुत टाइट थी। चीटिंग अब पहले
आपको एक्स्ट्रा देने की बात भर्ती बोर्ड ने कही थी, दिए गए थे 5 मिनट? 5 मिनट दिए एक्स्ट्रा दिए गए। आप बता सकते हैं पेपर कैसा आया इस बार? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गया एग्जाम। पिछली बार जब आपने दिया था, अगर उससे कंपेयर करें तो कैसा था? थोड़ा टफ था इस बार, और बाकी ठीक था, हो गया। बातें की जा रक्षा के फिर सख्त इंतजाम वैसे थे? जी बहुत सख्त था सर। कड़ी सुरक्षा पेपर, यहाँ परीक्षार्थियों ने पेपर कठिन बताया। परीक्षार्थियों ने कहा कि इस बार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि जो पहली पाली की परीक्षा थी सुबह 10 बजे लीक हुआ, पहले उसको लेकर काफी सावधानियां थी। अच्छा, हाँ, पेपर अच्छा हुआ है। लेकर आया था, कुछ टफ नहीं था उसमें, बढ़िया गया सर। अब पिछली बार की बात टाइट थी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, पुलिस मुस्तैद थी, कोई भाग। अभी दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे शुरू हो जाएंगी। डीजीपी ने कहा कि पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर, और एक स्वस्थ, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा, और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। सर, गोरखपुर में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है, और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह एफआईआर की गई है, और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश पर को भी आरोपी बनाया है। एफआईआर के मुताबिक यासर शाह ने अपने एक्स अकाउंट से पेपर लीक की अफवाह फैलाई थी, और यासर शाह ने अलग अलग ग्रुप और साथी अकाउंट बनाए थे। सोशल मीडिया एप्लीकेशन के 11 चैनल पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए थे, और साथ ही पेपर के बदले क्यूआर भेजकर रकम की भी मांग की गई थी। इसमें जिनकी यूपीआई आईडी मिली है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बैंक डिटेल के जरिए पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले के खुलासे में साइबर सेल और एसटीएफ भी लगाई गई है। जिन पर आरोप है कि पेपर लीक की झूठी खबर फैलाई गई है सोशल मीडिया के जरिए, और क्यूआर कोड भेजकर पैसे की मांग की गई पेपर देने के बदले। ऐसे में मामला दर्ज किया गया है समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी, और साथ ही पुलिस मामले को लेकर जांच। पेपर लीक अफवाह में सपा के नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। अब सरकार ने एक्स अकाउंट पर पेपर लीक को लेकर कई आपत्तिजनक बातें शेयर की हैं। इसके साथ की अफवाह कैसे फैली है। टेलीग्राम एप्लीकेशन पर 11 चैनल से मैसेज वायरल हुआ है। पेपर के बदले क्यूआर कोड भेजकर रकम की मांग की गई, और टेलीग्राम चैनल यूपी पेपर लीक 2024 के नाम से ये चैनल बनाया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। यहाँ पार्टी नेताओं ने सुनील शर्मा, संसद विधायक और साथ ही मेयर समेत सभी पार्टी पार्षदों को बुलाया गया। आपको बता दें कि है सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की, और मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता देकर आभार प्रकट किया, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब उपराष्ट्रपति और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। उन जिला अध्यक्षों की कुर्सी जाने वाली है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीद पर
खरा नहीं उतरे हैं। ऐसे में पदाधिकारियों को बदलने का प्लान बीजेपी तैयार कर रही है, जिसमें बूथ से लेकर मंडल तक फेरबदल होना है। बीजेपी की ये चुनावी एक्सरसाइज उस दिशा में है जहां से 2027 के दरवाजे खुलने वाले हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी नई टीम तैयार कर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कहां-कहां जिला अध्यक्ष बदलने की उम्मीद है। बीजेपी में बम्पर छटनी होने वाली है। उन जिला अध्यक्षों को निपटाने की तैयारी है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। अब एक एक कर उनकी कुर्सी छीनने वाली है, एक एक कर उनका पावर खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक्सरसाइज उस दिशा में है जहां से 2027 के दरवाजे खुलने वाले हैं, जहां से तीसरी बार सत्ता की सीढ़ी शुरू होगी। उस लक्ष्य को पाने के लिए अब बीजेपी का मेकओवर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का अभियान शुरू होगा, जिसमें संगठन के चुनाव होंगे। संगठन के चुनाव में वार्ड से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नई टीम नई कलेवर के साथ काम करेगी। बीजेपी सूत्रों से जानकारी आई है, उसके मुताबिक बूथ से लेकर मंडल और जिला से लेकर प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। ऐसे में हारी हुई सीट के जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे, अयोध्या और कन्नौज के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। उपचुनाव के लिहाज से भी ये फेरबदल काफी अहम माना जा रहा है। बूथ से लेकर मंडल तक बड़ा बदलाव होगा। भारत माता की, भारत माता की। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी पार्टी को और मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पुनर्गठन होगा। बूथ से लगा साथ ही प्रदेश संगठन में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पार्टियों की लिस्ट बीजेपी नेतृत्व ने तैयार कर ली है। अब सदस्यता अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के चुनाव हैं। लोग अपना नीचे संगठन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हम सब लोग पूरा कर रहे हैं और अभी हमारा सदस्यता अभियान है भारतीय जनता और क्षेत्र को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट किया। मायावती ने कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जो बेहद चिंताजनक और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो ये सोचने वाली बात है। पहले लचर पैरवी और अब से साबित है कि बीजेपी का SC/ST आरक्षण विरोधी रवैया पहले की तरह बरकरार है। मायावती ने मामले को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस, सपा और साथ ही इनके इंडी गठबंधन की भी वर्गों के सही हित, कल्याण और उत्थान के मामलों में दोनों ही पार्टियां और उनके गठबंधन एसपी में ही सुरक्षित है।